कुछ कहानियां ऐसी होती है जो देखकर ही आपको पता लगता है कि ये क्या अजब चीज मेरे सामने हो रही है। सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष स्टारर अतरंगी की रिलीज से पहले ही डायरेक्टर आनंद एल राय ने कहा था कि आपको ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। और अब जब मैंने ये फिल्म देख ली है तो मुझे समझ आ गया है कि आनंद एल राय पर कुछ देर के लिए ही सही भरोसा ना करना गलत था, क्योंकि अतरंगी रे सही में काफी अतरंगी। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अतरंगी रे मूवी को, जो कि हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑल पर करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले सारा अली खान यानी कि रिंकू को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग रही होती है और उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे भी लगे हुए हैं और वह उसके घर वाले ही है। वह भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और इसी रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं धनुष यानी कि बिशु को, और वह इस स्टेशन पर अपने दोस्त के साथ उतर रहा है। और जब वह उतर ही रहे होते हैं कि तभी रिंकू उनके सामने से भागती हुई नजर आती है और यहाँ पर उसके घर वाले भी पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन रिंकू यहाँ पर उनके ऊपर बोतलें फेंकने लगती है। तो बिशु यहाँ पर रिंकू को अकेला देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि ये बिहार है और यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती है। जिसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर रिंकू भी अपने घर वालों के सामने सरेंडर कर देती है। वह लोग रिंकू को अपने घर लेकर जाते हैं। आपको बता दूं रिंकू के माता पिता नहीं है और वह अपने नानी के घर रहती है, और यहाँ पर उनके नानी के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है रिंकू से, क्योंकि रिंकू ने अब तक घर से 21 बार भागने की कोशिश की है, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती है। रिंकू की नानी उससे कहती है कि आज तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध था, और उससे उसके प्रेमी का नाम भी पूछती है, लेकिन हर बार की तरह रिंकू उन्हें कुछ नहीं बताती। और फिर क्या, हर बार की तरह रिंकू की नानी उसे चप्पलों से पेलना स्टार्ट कर देती है। रिंकू की नानी रिंकू से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर वालों से कहती है कि 2 पैर पर चलता हुआ जिंदा आदमी, वह किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जात का हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वह सिर्फ बिहार से बाहर का होना चाहिए। हम रिंकू की शादी अगले 2-3 दिनों के अंदर ही करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं बिशु को, जो कि खंबे पर चढ़कर अपनी मंगेतर मैंडी से बात कर रहा होता है। दरअसल अगले 2 दिनों में बिशु की मैंडी से सगाई है और वह इसी के बारे में अपनी मंगेतर से बात कर रहा होता है। मैंडी जो है वह तमिलनाडु में रहती है और वह एक तमिल है और साथ में बिशु भी एक तमिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कॉलेज में बिशु पढ़ता है वहाँ के डीन की बेटी है मैंडी। तो यहाँ पर बिशु अपने दोस्त मधुसूदन, जिसे वह MS बुलाता है, उन दोनों के बात करने के दौरान हमें पता चलता है कि वह दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और जब वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रिंकू के घर वालों की नजर मधुसूदन पर पड़ती है और वह उन्हें एक बार में ही पसंद आ जाता है और रिंकू की शादी के लिए वह उसे उठाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिंकू अपने माता पिता के श्राद्ध की खीर पी रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिंकू की शादी की बातें चलने लगती है और जब वह वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी आज ही है। तब वह अपनी नानी से कहती है कि अगर उसकी शादी अपने प्रेमी के अलावा किसी और से हुई तो वह अपने सारे घर वालों को मार देगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंकू जो है वह एक निडर लड़की है, और जब वह ये सब बोलकर जा ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। दरअसल जिस खीर को रिंकू पी रही थी उस खीर में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी और इसी कारण रिंकू बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले मधुसूदन को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और घर पर रिंकू को बेहोशी की हालत में ही तैयार किया जाता है, जिसके बाद वह उसे उठा लाते हैं। और वह जैसे ही उस बोरे को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मधुसूदन नहीं बल्कि बिशु है, और वह जैसे ही उसका मुंह खोलते हैं तो वह तमिल में बड़बड़ाने लगता है और शादी की सारी तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन बिशु नहीं मान रहा होता है, इसलिए वह उसे लॉफिंग गैस सुंघा देते हैं और फिर उसका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। बिशु हंस तो रहा था लेकिन उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन बिशु यहाँ पर मजबूर था और इसी कारण उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर अगले ही सुबह वह लोग ट्रेन में बिठाकर उन दोनों को विदा कर देते हैं। रिंकू बिशु से कहती है कि वह सूरवंशी की फैमिली से बिलोंग करती है और वह इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती है, क्योंकि वह लोग तो स्वयंवर पर विश्वास करते हैं। तो बिशु से कहता है कि 2 दिन बाद उसकी सगाई है और ये बात जब उसके घर वालों को पता चलेगी तो उसके घर वाले उसे मार देंगे। तो फिर रिंकू उससे कहती है तो फिर ठीक है, दिल्ली पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। इस बात के लिए बिशु भी एग्री करता है। जिसके बाद रिंकू बिशु से उसकी मंगेतर के बारे में पूछती है और फिर थोड़ी देर के बाद वह अपने प्रेमी के बारे में बताती है और साथ में वह अपने लवर का नाम भी बताती है, वो नाम जो किसी को भी आज तक उसने नहीं बताया था। रिंकू अपने प्रेमी का नाम बताती है सज्जाद अली खान, और वह दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। साथ में उन दोनों के साथ हम एक लड़की को भी देख पाते हैं। और आपको बता दूं सज्जाद एक मजीशियन है। ट्रेन से उतरने के बाद जब वह रिक्शा में बैठते हैं तो बिशु उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछता है, जिस पर रिंकू उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड दक्षिण अफ्रीका गया हुआ है और वह 8-10 दिनों में आ जाएगा। अब अकेली लड़की को बिशु कहाँ पर छोड़ता है, इसलिए वह उसे अपने साथ बॉयज हॉस्टल ले आता है। और फिर थोड़ी देर के बाद बिशु ये सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त मधुसूदन को बताता है और कहता है कि जब ये बात मैंडी और उसके घर वालों को पता चलेगी तो बहुत
बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर एमएस उससे कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होगी अगर तुम मैंडी और उसके घर वालों को ये बात बताओ ही ना। अब रात हो जाती है और रात में वह रिंकू के पास जाता है और उससे कहता है कि कल उसकी सगाई है और तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो और मेरे साथ भी चल सकती हो। जिस पर रिंकू भी मान जाती है सगाई में साथ चलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तमिलनाडु के सीन को, जहाँ पर आज बिसु और मैंडी की सगाई होने वाली है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद रिंकू बिसु के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बिसु के अंदर शादी का गिल्ट खाया जा रहा था और इसलिए वह मधुसूदन से कहता है कि वह मैंडी को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन एमएस उससे मना कर देता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और फिर आगे चकाचक सॉन्ग के दौरान फिल्म आगे बढ़ती है और इसी सॉन्ग के दौरान मैंडी के हाथों रिंकू और बिसु की एक शादी की क्लिप लग जाती है, जिसके कारण अब एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला था। मैंडी ये बात सबको बता देती है और वह जब ये बात अपने फादर को बताती है तो उनके बीच झगड़ा होने लगता है। एक तरफ सभी लोग झगड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एमएस और रिंकू बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मैंडी के फादर की नजर रिंकू पर पड़ती है और वह तुरंत ही रिंकू को खींचते हुए बाहर लाते हैं और फिर बिसु जोर से चिल्ला देता है, जिसके कारण सभी लोग दूर हट जाते हैं। और फिर वह मैंडी के पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारी शादी जबरदस्ती जरूर हुई थी लेकिन ये मेरी पत्नी है इसलिए इसका हाथ छोड़ो। वह यहाँ पर मैंडी से भी माफी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि बिसु काफी ज्यादा सैड लग रहा था। वह सैड जरूर था लेकिन अब वह कहीं ना कहीं रिंकू को पसंद करने लगा था। आगे जब वह हॉस्टल आ जाते हैं तो रिंकू उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब वही ये सब ठीक करेगी। वह मैंडी को ये बातें समझाएगी कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है। लेकिन बिसु नहीं चाह रहा था कि अब मैंडी के साथ उसकी शादी हो क्योंकि वह अब रिंकू को चाहने लगा था और वह यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर तमिल लैंग्वेज में रिंकू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन वह तमिल लैंग्वेज में बोल रहा था इसलिए रिंकू को कुछ भी समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद रिंकू बिसु को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए वह तुरंत ही दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अक्षय कुमार यानी कि सज्जाद अली खान को, जो कि रिंकू का लवर है। वह एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। थोड़ी देर के बाद बिसु एमएस से कहता है कि वह रिंकू के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। उससे कहता है ना कि वह सर्जरी में बिजी है, साथ में उसे ट्रेवल करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पैसे भी दे देना। जिसके बाद एमएस उससे कहता है कि उसके साथ उसे 5 साल हो चुके हैं। भले ही उसे तमिल नहीं आती हो लेकिन प्यार के इजहार से कहे हुए शब्द उसे बहुत अच्छे से समझ आते हैं। दरअसल जब बिसु ने रिंकू को प्रपोज किया था तब वहां पर एमएस भी खड़ा हुआ था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पर एमएस रिंकू से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिसु अपने मोबाइल को बार बार चेक कर रहा होता है। वह देखता है कि कहीं एमएस का उसके पास कोई मैसेज आया है नहीं। आगे हम देखते हैं कि रिंकू और सज्जाद मिलकर चाउमीन खा रहे होते हैं और साथ में मिलकर कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एमएस आ जाता है। इसके बाद एमएस रिंकू से मिलता है और फिर रिंकू जो है वह सज्जाद से मिलवाती है और इसके तुरंत बाद ही हम एमएस को भागते हुए देख पाते हैं, जो कि डायरेक्ट बिसु के पास पहुंचता है। बिसु के पास पहुंचने के बाद एमएस बिसु को बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दरअसल जब रिंकू से मिलने के लिए एमएस पहुंचा था और जब उसने सज्जाद से उसे मिलवाया था तो रिंकू तो उससे बात कर रही थी लेकिन एमएस को सज्जाद नजर ही नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वह एक आदमी से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर एक आदमी नजर आ रहा है, जिस पर वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर एमएस कंफर्म कर लेता है कि या तो रिंकू किसी भूत से बात कर रही है या फिर वह मेंटल हो चुकी है। और ये बात सुनकर बिसु भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। तब एमएस और बिसु मिलने के लिए रिंकू के पास जाने लगते हैं और साथ में वह यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, जिसमें एमएस उससे कहता है कि शायद उसके अंदर की इमेजिनेशन है जो कि सिर्फ उसे ही दिखती है। और फिर फाइनली उन्हें रेलवे स्टेशन पर रिंकू मिल जाती है, जिसके बाद बिसु उससे मिलने के लिए अंदर जाता है और उससे कहता है कि हमारा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है और जब तक ये नहीं होता है तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा वरना उसे जेल जाना पड़ सकता है। जिस पर रिंकू उससे कहती है कि वह तो एकदम रेडी है यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन सज्जाद यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ना हो, इसलिए तुम उसी से पूछ लो, अगर वह रुक जाएगा तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब बिसु को सज्जाद से परमिशन मांगनी थी यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन सज्जाद तो असल में यहाँ पर है ही नहीं, वह तो सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था। अब वह रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिसु इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा दुखी था लेकिन वह इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि अब रिंकू की लाइफ में कोई नहीं है, सज्जाद तो महज एक इमेजिनेशन है। अगले सीन में हम एमएस और बिसु को बात करते हुए देख पाते हैं, जिसमें एमएस उससे कहता है कि मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए अब हम उसका इलाज मेडिसिन से करेंगे। और फिर क्या, अगले ही दिन से वह लोग रिंकू को मेडिसिन खिलाना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वह रिंकू को मेडिसिन खिलाते हैं कि वैसे ही सज्जाद को जुकाम चालू हो जाता है
और ये देखकर एमएस और बिसु को लगता है कि शायद मेडिसिन काम कर रही है। अगले कुछ सीन में हम ये देखते हैं कि जब जब रिंकू को एमएस और बिसु मेडिसिन खिलाते हैं तब तब सज्जाद के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। लेकिन अब 1 महीना हो चुका था मेडिसिन खिलाते हुए, लेकिन अभी तक रिंकू के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहे थे। इसलिए वह समझ जाते हैं कि ये उनका प्लान फेल हो चुका है और मेडिसिन से तो उसका इलाज कतई नहीं हो सकता। और इसी कारण बिसु वहां पर काफी ज्यादा शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद वह रिंकू के पास जाता है और फिर लिटिल लिटिल नाम के सॉन्ग के साथ फिल्म आगे बढ़ती है और उसी सॉन्ग के दौरान रिंकू जो है वह बिसु को किस कर लेती है और ये सब चीजें सज्जाद देख लेता है। वह यहाँ से तुरंत ही टेरेस पर जाता है और रिंकू से आत्महत्या करने को कहता है। दरअसल ये तो सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था, लेकिन किसी को भी सज्जाद नजर नहीं आ रहा था। सज्जाद उससे कहता है कि वह मुंह से आग निकाल सकता है और जेब से खरगोश निकाल सकता है। बिसु तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता है? जिस पर बिसु उससे कहता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन तभी वह बोतल अपने सर में फोड़ने लगता है और उससे कहता है कि वह ये कर सकता है क्या, लेकिन सज्जाद उसे ये करता हुआ रोक सकता है। वह यहाँ पर काफी सारी बोतलें अपने सर पर फोड़ता है। अगले दिन हॉस्पिटल में बिसु से मिलने के लिए रिंकू आती है और उससे माफी मांगती है। साथ में वह उससे कहती है कि सज्जाद भी तुमसे माफी मांगना चाहता है। यहाँ पर सज्जाद भी उससे माफी मांगता है, जो कि सिर्फ रिंकू को ही दिख रहा था। एमएस और बिसु को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वह उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वह उन्हें कुछ देना चाहता है। दरअसल वह सबके सामने ताजमहल को गायब करने वाला है और यही सरप्राइज वह बिसु को देने वाला है। इसलिए अब सभी लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एमएस के कहने पर 500-500 रुपए देकर भीड़ को इकट्ठी कर लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जब भी वह लोग तालियां बजाएंगे तो उन्हें भी तालियां बजाना है और इसके बदले में उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद सज्जाद ताजमहल को गायब करने लगता है और फिर जैसे ही वह उसे गायब करता है कि तभी भीड़ जो है वह तालियां बजाने लगती है। लेकिन रिंकू यहाँ पर देखती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है और इसी कारण वह काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब हॉस्टल पहुंचने के बाद रिंकू बिसु से कहती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने तालियां क्यों बजाई? जिस पर बिसु से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और जब तुम ताली बजाओगी तब मैं भी तालियां बजाऊंगा और जब मैं ताली बजाऊंगा तो वह सबसे तालियां बजवाएगा। अब उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फीलिंग बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी सज्जाद उसे बुलाता है और रिंकू से कहता है कि अब वह तुम्हारा हीरो नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हारा हीरो तो अब बिसु बन चुका है। और तभी वह अपनी हाथों की नस काट लेता है। अब बिसु को सज्जाद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह फिर भी उसे उठाकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है, जहाँ पर वह उसका इलाज तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहां पर एमएस उससे कहता है कि हम रिंकू को ये कह देंगे कि हम सज्जाद को नहीं बचा सके और शायद क्या पता इसी के कारण उसकी इमेजिनेशन यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही बिसु बाहर जाता है तो वह रिंकू से कह देता है कि सज्जाद अब बिल्कुल ठीक है, तुम उससे जाकर मिल सकती हो। अब अगली सुबह रिंकू जब सज्जाद से मिलती है तो सज्जाद उससे कहता है कि वह अब जापान जाने वाला है एक मैजिक शो के दौरान। लेकिन तभी वहां पर बिसु आता है और उससे कहता है कि हमें डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोर्ट जाना होगा। इसलिए वह कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां पर कोर्ट पहुंचने के बाद वह जैसे ही साइन करने वाले होते हैं कि तभी रिंकू वहां से भाग निकलती है और फिर उसके पीछे पीछे बिसु भी जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों भाग रही हो। जिस पर रिंकू उससे कहती है कि उसे ये डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने हैं। साथ में वह उससे कहती है कि उसे अपना लवर तो पसंद है, लेकिन उसे तुम भी पसंद हो। जिस पर बिसु उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, या तो तुम अपने लवर के साथ रह लो या फिर तुम मुझे चूज कर लो। आगे हॉस्टल पहुंचने के बाद रिंकू जो है वह बिसु से कहती है कि उसका लवर जो है वह जापान जा चुका है। जिस पर बिसु से कहता है तो ठीक है, हम भी जापान जाएंगे और वह तुरंत ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल उन्हें जापान तो नहीं जाना था, बस उन्हें तो एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहां पर रिंकू को सज्जाद आसानी से मिल सके और उसे बात कर सके। साथ में बिसु रिंकू से कहता है कि या तो अपने लवर को पति बना लेना या फिर अपने पति को लवर बना लेना और तभी वापस आना। जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर सज्जाद मिलने आता है। वहां पर उसके साथ एक लड़की भी थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सज्जाद कोई और नहीं बल्कि रिंकू के फादर हैं और जो लड़की जो छोटी सी दिख रही है वह दरअसल में रिंकू ही है। फ्लैशबैक की स्टोरी में हमें पता चलता है कि रिंकू के माता पिता एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर भी किसी की परवाह ना करते हुए उन दोनों ने शादी कर ली थी। थोड़े दिनों के बाद उनको एक बेटी होती है जो कि रिंकू है और फिर कुछ दिनों के बाद ही सज्जाद को जेल हो जाती है। सज्जाद के जेल से छूटने के बाद वह मैजिक शोज करता है और उस मैजिक शोज के दौरान वहां पर रिंकू की माँ और रिंकू भी उस शो को देखने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर रिंकू के घर वाले वहां पर रखी नकली कैरोसिन की कैन को चेंज करके असली कैरोसिन की कैन को रख देते हैं, जिसके कारण जब वह शो करता है
और अपने ऊपर वह तेल छिड़कता है तो उसके ऊपर सचमुच आग लग जाती है और ये देखकर रिंकू की माँ भी उसके पास आ जाती है और फिर दोनों ही जल जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये नजारा रिंकू ने वहां पर बैठे हुए देखा था और इसीलिए सज्जाद उसे हर जगह दिखता था। ये सारी स्टोरी सज्जाद के मुंह से सुनने के बाद रिंकू को यह एहसास होता है कि सज्जाद उसके लिए एक भ्रम था। दरअसल उस एक्सीडेंट के कारण रिंकू जो है वह उभर नहीं पाई थी और इसी कारण सज्जाद उसे हर जगह दिखता था। इसके तुरंत बाद ही वह बिसू से मिलने के लिए जाती है और अब फाइनली दोनों मिल गए थे और इसी के साथ हमारी पिक्चर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट लाता रहूं। और हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।